इस वीडियो में डीएलएड से पेपर S1 का यूनिट 3 शिक्षा का सार्वभौमिकरण, संवैधानिक प्रावधान और राष्ट्र विकास के बारे में 4-5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सहायता से आपको पूरी यूनिट समाप्त कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध का वर्णन करें। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में राज्य की क्या भूमिका है? अवधारणा और आवश्यकता। शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का अर्थ है कि एक निश्चित आयु वर्ग जैसे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए बिना किसी भेदभाव के देश के कोने कोने में शिक्षा को सुलभ, अनिवार्य और मुफ्त बनाना। एक लोकतांत्रिक देश की सफलता नागरिकों के बौद्धिक विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कुप्रथाओं के उन्मूलन और राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण परम आवश्यक है। सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य अवरोध। आर्थिक कारण। चरम गरीबी के कारण माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय बाल श्रम या घरेलू कामों में लगा देते हैं। सामाजिक कारण। जातिवाद, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संकीर्ण रूढ़िवादी सोच और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं। प्रशासनिक एवं भौगोलिक कारण। सुदूर ग्रामीण या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्कूलों की कमी, योग्य शिक्षकों का अभाव और विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, शुद्ध पेयजल की दयनीय स्थिति। अपव्यय और अवरोधन। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। बच्चों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना, ड्रॉप आउट या एक ही कक्षा में बार बार फेल होना। राज्य की भूमिका। रोल ऑफ द स्टेट। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में राज्य सरकार की भूमिका प्राथमिक है। राज्य इसके लिए नीतियां और कानून बनाता है, जैसे RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राज्य सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, ताकि बच्चों का नामांकन और ठहराव बढ़े। पोशाक और साइकिल योजना विशेषकर बिहार में बालिकाओं के लिए तथा नए विद्यालयों की स्थापना और शिक्षकों की बहाली के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। निष्कर्ष। शिक्षा का सार्वभौमिकरण केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है। राज्य के प्रयासों के साथ साथ जब तक जन भागीदारी और शिक्षकों का समर्पण नहीं जुड़ेगा तब तक 100% साक्षरता और गुणात्मक सार्वभौमिकरण का सपना पूरा नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या दूसरा। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में व्याप्त अवरोधों पर प्रकाश डालते हुए उनका संक्षेप में उल्लेख करें। उत्तर की अवधारणा। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वतंत्रता के 7 दशक के बाद भी शिक्षा का पूर्ण सार्वभौमिकरण नहीं हो पाया है। इसके मार्ग में कई जटिल सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और प्रशासनिक अवरोध मौजूद हैं, जिन्हें दूर किए बिना गुणात्मक शिक्षा की कल्पना असंभव है। प्रमुख अवरोधों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्नलिखित है। आर्थिक अवरोध। सबसे बड़ा बाधक। भारत की एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। गरीब परिवार के लिए बच्चा एक कमाऊ सदस्य होता है। बाल श्रम, भुखमरी और माता पिता की अशिक्षा के कारण बच्चे कभी विद्यालय की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते। सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध। हमारे समाज में आज भी सत्तात्मक सोच के कारण बालिकाओं की शिक्षा को अनुत्पादक माना जाता है। इसके अतिरिक्त जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण दलित एवं वंचित वर्ग के बच्चे विद्यालय में असहज महसूस करते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। भौगोलिक एवं पारिस्थितिक अवरोध। पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और बिहार जैसे राज्यों में प्रति वर्ष आने वाले विनाशकारी बाढ़ के कारण हफ्तों तक विद्यालय बंद रहते हैं। सुदूर क्षेत्रों में यातायात के साधनों के अभाव में बच्चे, विशेषकर लड़कियां, दूर स्थित स्कूलों में जाने से कतराती है। अपव्यय। वेस्टेज एंड अवरोधन। स्टैग्नेशन। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय का अर्थ है बच्चों का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही स्कूल छोड़ देना। अवरोधन का अर्थ है कि एक ही बच्चे का एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुके रहना। यह दोनों प्रवृत्तियां सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को भारी नुकसान पहुंचाती है। दोषपूर्ण पाठचर्या और नीरस शिक्षण विधियां। विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना, रटने पर जोर देना और बच्चों की स्थानीय भाषा, मातृभाषा की उपेक्षा करना भी बच्चों को स्कूल से दूर भगाता है। निष्कर्ष। इस अवरोधों को दूर करने के लिए केवल कानून बनाना काफ़ी नहीं है बल्कि स्थानीय स्तर पर समुदाय को जागरूक करना, विद्यालय के वातावरण को आनंदमयी बनाना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता देना आवश्यक है।
प्रश्न संख्या 3, मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम क्या है? इसके प्रमुख प्रावधान एवं उद्देश्यों का उल्लेख करें। यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण में किस प्रकार सहायक है? आरटीई एक्ट की पृष्ठभूमि। मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भारतीय शैक्षिक इतिहास का एक युगांतकारी कानून है। इसे संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया और यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। प्रमुख उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को उसके पड़ोस के विद्यालय में मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। मेन प्रोविजंस। मुफ्त और अनिवार्य बच्चों से किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रवेश के समय कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या माता पिता का साक्षात्कार नहीं होगा। निजी स्कूलों में आरक्षण। निजी प्राइवेट स्कूलों को भी अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होगी। भयमुक्त वातावरण और दंड पर रोक। बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न देना कानूनन अपराध है। फेल न करने की नीति। नो डिटेंशन पॉलिसी। यद्यपि इसमें अब आंशिक अपरोधन हुआ है, लागू की गई है। छात्र शिक्षक अनुपात और बुनियादी ढांचा। प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक पर 35:1 होना चाहिए। स्कूल में पर्याप्त कमरे, पेयजल और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय अनिवार्य है। सार्वभौमिकरण में सहायता। यह कानून सार्वभौमिकरण का कानूनी आधार है। इसके अनिवार्य नामांकन, इनरोलमेंट और ठहराव रिटेंशन को सुनिश्चित किया है। इसने समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े बच्चों को भी कोर्ट जाने का अधिकार दिया है यदि उसे शिक्षा नहीं मिलती। निष्कर्ष। आरटीई अधिनियम ने शिक्षा को दान या कल्याणकारी कार्य से बदलकर अधिकार बना दिया है। इसके सफल क्रियान्वयन से ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण का संवैधानिक संकल्प सिद्ध हो सकता है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय विकास और शिक्षा में क्या संबंध है? उल्लेख करें। और राष्ट्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? कोठारी आयोग का कथन। भारत के भाग का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। कोठारी आयोग का यह प्रसिद्ध कथन स्पष्ट करता है कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट के बीच सीधा, गहरा और अटूट संबंध है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का इंजन होती है। राष्ट्र की बहुआयामी विकास में शिक्षा की भूमिका को निम्नलिखित रूपों में रेखांकित किया जा सकता है। मानव संसाधन का विकास। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किसी देश के पास चाहे जितने खनिज या प्राकृतिक संसाधन हो, वे तब तक व्यर्थ है जब तक कि कुशल मानव संसाधन न हो। शिक्षा एक साधारण नागरिक को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक और कुशल श्रमिक में बदलकर राष्ट्र की उत्पादकता और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि करती है। दूसरा, आर्थिक समृद्धि और गरीबी उन्मूलन। शिक्षा व्यक्ति को आधुनिक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। शिक्षित समाज में उद्यमिता और नवाचार, इनोवेशन बढ़ता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और गरीबी का चक्र टूटता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। शिक्षा समाज से रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अपराध और संकीर्णता को मिटाकर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करती है। यह जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण में मदद करती है, जो सतत विकास के लिए आवश्यक है। चौथा, राष्ट्रीय एकता और प्रजातांत्रिक मूल्य। भारत जैसे विविध देश में शिक्षा नागरिकों में देश प्रेम, सहिष्णुता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा पैदा करती है, जिससे आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है और लोकतंत्र समृद्ध होता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, यदि राष्ट्रीय विकास एक भव्य इमारत है तो शिक्षा उसकी सबसे मजबूत नींव है। जापान और सिंगापुर जैसे देशों ने बिना प्राकृतिक संसाधनों के केवल शिक्षा के बल पर वैश्विक महाशक्ति बनकर यह सिद्ध किया है कि राष्ट्र निर्माण का असली मार्ग शिक्षा से ही होकर गुजरता है। लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं।